नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्सों में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 3 जुलाई के करंट अफेयर्सों में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बात कर लेते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। सबसे एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है हाथरस। बीती रात को वहां पर बीती रात या बोल सकते हैं कि पिछले दिन क्या हुआ, 116 लोग मारे गए, एक भगदड़ मच गई हाथरस में। वहां पर एक धार्मिक संगठन था, भोले बाबा का एक प्रवचन चल रहा था और उसमें भगदड़ मची और तकरीबन 116 लोग मर गए और ये संख्या बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड करने समय तक ये संख्या 121 के पार कर चुकी है। तो ये बहुत दुखद है। भारत में ऐसी भगदड़ का बड़ा इतिहास रहा है। ठीक है, अगला आर्टिकल है, हाई कोर्ट दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो न्याय है ये खरीदने के लिए नहीं है। जस्टिस इज नॉट फॉर सेल। ठीक है। दूसरी चीज समझिए, ये जीएस पेपर सेकंड की बात है और ये जीएस पेपर फर्स्ट की बात है। तीसरा, जयशंकर जो है रिप्रेजेंट करेंगे भारत को एससीओ के समिट में। चूंकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद नहीं रहेंगे कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ के समिट में। हाँ, ये अलग चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उसको वर्चुअली जो है एड्रेस करेंगे, लेकिन वहां मौजूद नहीं रहेंगे। ये भी बात जो है पेपर जीएस सेकंड का इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अगला आर्टिकल है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो कोर्ट्स होती हैं, खास करके जो न्यायालय हैं, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंडर में रहेंगे, उन्हीं की अथॉरिटी मानते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की अथॉरिटी नहीं चलती, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी चलती है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ठीक है। और अंतिम आर्टिकल है कि दो महत्वपूर्ण टीके जिन्होंने पोलियो के खात्मे में, एरेडिकेशन ऑफ पोलियो, ठीक है, उसका एरेडिकेशन करने में बहुत मदद की। ठीक है। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है, तकरीबन 100, ये जो न्यूज है द हिंदू का, इसमें तो लिखा हुआ है 116 लोग मरे, लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज है उसके अनुसार जो है तकरीबन 121 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। जो हाथरस में एक हादसा हुआ है, वहां पर एक रिलीजियस इवेंट था। ठीक है। हाथरस डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है। पश्चिमी क्या उसको बोल सकते हैं, दक्षिणी और पश्चिमी के मध्य। ठीक है। वहाँ एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना संगम। ठीक है, सॉरी, सद्भावना समागम। तो यहाँ पर जो मीटिंग हुई, उसी मीटिंग के दौरान जब वो प्रवचन समाप्त हुआ, जब वो घटना मीटिंग समाप्त हुई, तो उसके बाद लोग क्या किए, वहां पर एक बाबा, अपने आप को बाबा, तथाकथित बाबा कहने वाले, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब वहां से निकलने लगे, ठीक है, वो स्वयं को बोलते हैं गॉड मैन नारायण साकर हरि। ठीक है। वो जब वहां से निकलने लगे तो वहां पे मौजूद जो भी भक्त थे, उन्होंने उनके पैर की मिट्टी जो है लेने का प्रयास किया और उसी मिट्टी लेने के चक्कर में वहां पर जो है भगदड़ मची। और एक और महत्वपूर्ण कारण उसका ये भी है, क्योंकि वहां पर जो पुलिस प्रशासन को जो बताई गई बात थी कि 80,000 लोगों की व्यवस्था की गई थी और तकरीबन 2,40,000 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। ठीक है। 2,40,000 लोग इकट्ठा हो गए, इसका मतलब तकरीबन आप 2.5 लाख मान लीजिए, वो 3 गुना ज्यादा संख्या हो गई। और इसकी वजह से ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो गई, सफोकेशन हुआ, और उसकी वजह से भी जो है भगदड़ मची और इतनी बुरी घटना घटी, इतनी दुखद घटना घटी कि तकरीबन 121 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ठीक है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है भगदड़ का काफी लंबा इतिहास रहा है। भारत में धार्मिक कार्यक्रमों में भगदड़ बहुत पुरानी बात है। जनवरी 2022 में ही वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले जुलाई 2015 में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी के तट पर भगदड़ मचने के बाद लगभग 27 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर लोग गोदावरी महापुष्करम नामक त्योहार मनाने में जुटे थे, जिनके अनुसार ये मान्यता थी कि गोदावरी नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी कारण नदी में नहाने को लेकर भगदड़ मची और 27 लोग मारे गए। अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रतनगढ़ मंदिर में नवरात्रि के दौरान भगदड़ मचने पर 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तब अफवाह फैल गई थी कि जिस पुल से भक्त गुजर रहे हैं वो टूटने वाला है। भारत में 2005 और 2008 में भगदड़ की 3 बड़ी घटनाएं हुई थी।
जनवरी 2005 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर में मची भगदड़ में 340 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। आप इस बात को समझिए कि कितना गहरा और कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आगे अगर और बात करें तो सितंबर 2008 में क्या हुआ, सितंबर 2008 की बात अगर की जाए तो वहां पर भी यही हुआ कि राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट का जो है एक अफवाह फैलाई गई बम विस्फोट की, और इसके बाद जो भगदड़ मची वहां पर 250 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई। उसी साल अगस्त में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान फिसलने से, मतलब ऐसा अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर चट्टान फिसलने वाली है, और इसमें भी भगदड़ मची जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद क्या हुआ, भारत में एक संस्था है जिसका नाम है, या ऐसे बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है। साल 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने एक स्टडी की थी। इसमें 1954 से 2012 के बीच हुई भगदड़ की 34 घटनाओं का विश्लेषण किया गया था, और इस स्टडी में ये बताया गया कि भारत में भगदड़ के दौरान जितने लोग मारे गए उसमें से 79% लोग जो हैं वो जो इकट्ठा हुए थे, कौन से कार्यक्रम थे, वो धार्मिक कार्यक्रम थे। मतलब अगर ऐसी भगदड़ों की बात की जाए तो धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतर लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तकरीबन 79% लोग जो है धार्मिक भगदड़ों के दौरान मारे गए, और 18% मौत जो हुई, 18% जो मृत्यु हुई वो दूसरे तरीके का जुटाव था, मतलब वहां पर अलग कोई उद्देश्य था। और तकरीबन 3% लोगों की मृत्यु हुई कि राजनीतिक कारणों से जो है जुटाव हुआ, वहां पर लोग इकट्ठा हुए राजनीतिक कारण से। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा कारण क्या है भगदड़ का, तो आप समझ पाएंगे कि धार्मिक कार्यक्रम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, स्टडी में यह भी कहा गया कि एक मामूली सी दुर्घटना या जानबूझकर किया गया कोई एक छोटा सा काम, एक छोटी सी अफवाह बहुत बड़े भगदड़ मचा सकती है। धार्मिक आयोजनों में भगदड़ क्यों होती है, इस बारे में स्टडी में बताया गया कि ज्यादातर धार्मिक आयोजन ग्रामीण इलाकों, पहाड़ी इलाकों या फिर नदी के तटों के आसपास होते हैं। ये भी बात बहुत बिल्कुल सही है कि जो अधिकतर ये धार्मिक आयोजन होते हैं ये रूरल एरिया में होते हैं। ठीक है, रूरल क्षेत्र में होते हैं या फिर नदी के किनारे होते हैं। ठीक है, नदी के किनारे भी होते हैं, और दूसरे पहाड़ी इलाकों में होते हैं। आप देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर जहाँ पर धार्मिक स्थल होता है वहां पर अक्सर बहुत ज्यादा भक्त जो है इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ऐसे क्षेत्र में भगदड़ मचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर बड़ी ढलानें होती हैं, फिसलन होता है, कीचड़ होता है, सकरे रास्ते होते हैं। ठीक है, इन सब की वजह से होता क्या है कि सुरक्षा से बहुत ज्यादा समझौता होता है, और जब भगदड़ की स्थिति मचती है तो स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। और इतना ही नहीं, धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं का जो आना जाना लगा रहता है उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब अगर हम भगदड़ में इतिहास देखें तो अगर हम 162 लोगों की मृत्यु मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 3 अगस्त 2018 को हुआ नैना देवी मंदिर बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश। फिर 30 सितंबर 2008 को चामुंडा देवी मंदिर जोधपुर राजस्थान, आपकी बात मैंने आपको बता ही दिया। फिर अभी हाथरस में 121 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 जुलाई 2024 की घटना है। रतनगढ़ मंदिर दतिया मध्य प्रदेश 13 अक्टूबर 2013 को एक घटना हुई जिसमें 115 लोगों की मृत्यु हो गई। और सबरीमाला मंदिर इडुक्की केरल 14 जनवरी 2011 की घटना है, इसमें तकरीबन 106 लोग मारे गए। ठीक है, 106 लोगों की मृत्यु हो जाती है। केरल की बात है, सबरीमाला मंदिर के बारे में आपको पता ही होगा, वहां पर इडुक्की में ये जो है घटना होती है, और वहां पर तकरीबन जो है 106 लोग मर जाते हैं। ये सारा जो धार्मिक भगदड़ होती है, ठीक है, ये धार्मिक भगदड़ जो होती है भारत में बड़ी समस्या है इसका। भारत में अंधविश्वास भी अभी भी चरम पर है अपने, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को भगवान बना दिया और उसके मिट्टी के, उसके चरण के बगल में जो मिट्टी है उसको लेने के चक्कर में, उसको छूने के चक्कर में जो है ये दिक्कतें हुई। और अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 2010 में भगदड़ से 107 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, घटनाएं 107 हुई जिसमें 113 मृत्यु हुई। 2011 में जो है 489 लोगों की मृत्यु हो गई। 2012 में 70 लोगों की मृत्यु हुई। 2013 में 400 लोगों की मृत्यु हुई। 2014 में 178 लोगों की मृत्यु हुई। 2015 में 480 लोगों की मृत्यु हुई। और अभी 2024 में आपने ये घटना देखी ली कि तकरीबन
121 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत भयावह घटनाएं हैं। इन घटनाओं का जो है अब क्या ही किया जाए, इस तरीके से लापरवाही होती है प्रशासन में, उसका परिणाम निकल कर आता है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। हाथरस में भोले बाबा की जो सत्संग हुआ, उस दौरान बहुत सारी लापरवाहियां बरती गई और उन्हीं लापरवाहियों का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी घटना घट गई और इन्हीं लापरवाहियों ने 121 जिंदगियों को लील लिया, उनको समाप्त कर दिया। और ये पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ अगर जमीन को बराबर करना था, अगर ऐसा किया गया होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। और मैदान के चारों तरफ रास्ते, मतलब ये जो सत्संग का क्षेत्र है इसमें केवल एक तरफ रास्ता था, इधर कोई रास्ता नहीं, इधर कोई रास्ता नहीं, ठीक है। चारों तरफ रास्ते बनाने थे लेकिन किसी तरफ रास्ता बनाया नहीं, सिर्फ एक तरफ रास्ता बनाया। और दिक्कत की जब स्थिति आई, जब हवा की समस्या होने लगी तो लोग भागना शुरू हुए, तो एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ गए और परिणाम स्वरूप आपने देखा कि हॉस्पिटल्स में सीट्स की कमी हो गई, ठीक है। बहुत ही दुखद घटना है ये, ठीक है। चलिए अब अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगला आर्टिकल है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो न्याय है यह सेल के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है। अच्छा, कहानी क्या है? कहानी इसके पीछे ये है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या किया, एक महिला का सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया। अब उसके बाद महिला ने जो है रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई, ठीक है। ये एफआईआर दर्ज कराई महिला ने। फिर वो जो आदमी है, उस आदमी ने कहा कि हम लोगों ने मामला जो है सॉल्व कर लिया है आपस में ही मिलकर, और हमने 1.5 लाख रुपए उस महिला को दे दिए हैं और वो महिला जो है मान गई है। अब इसी केस को सुनते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ने कहा कि चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है, ये जो एफआईआर हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट का, इसको समाप्त इसलिए नहीं किया जा सकता या इस बेसिस पर नहीं समाप्त किया जा सकता कि समझौता हो गया है। हो सकता है आप ये जो समझौता बोल रहे हो ये किसी प्रकार की धमकी हो, ऐसा भी हो सकता है भाई। एक्यूज क्या कह रहा है? एक्यूज कह रहा है कि हमको अब छोड़ दिया जाए क्योंकि हमने पीड़िता के साथ समझौता कर लिया है जिसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए थे, और वो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में वो मान चुकी है, तो हम लोगों के बीच में समझौता हो गया है और हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं कि हमारे साथ मतलब हमने ऐसा कोई काम किया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो विक्टिम है जिसको हम बोलते हैं अकेली सिंगल माँ है, सिंगल मदर है, उसने बहुत खतरनाक, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। अगर उन आरोपों की जांच ना हुई तो परिणाम इसका कुछ और निकल सकता है, इसलिए उनकी उन परिणामों की जांच करना आवश्यक है। और दूसरी चीज, दो दो तरफा मामला है। एक तो अगर आप दोषी पाए गए तो आपको सजा दी जाएगी, और दूसरी अगर ऐसा लगता है कि उस महिला ने आपके ऊपर गलत आरोप लगाए हैं तो उस महिला को भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो जस्टिस होता है, न्याय जो होता है, बेचने वाली चीज नहीं है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल वायलेंस बहुत बड़ी एक अपने आप में बहुत गंभीर अपराध है, तो इसकी जांच करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल है जयशंकर, एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, इनका दूसरा कार्यकाल है। वो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे एससीओ समिट जो कि कजाकिस्तान में होने वाली है। तो मामला ये है कि मिस्टर एस जयशंकर जो है वो अस्ताना पहुंच चुके हैं, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना पहुंच चुके हैं, जहां पर वो भारतीय डेलीगेशन के साथ एससीओ काउंसिल में हेड ऑफ स्टेट, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को होना चाहिए था 3 जुलाई और 4 जुलाई को, वहां पर वो न जाकर के हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के हेड जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो जाएंगे और वो भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर और देशों के क्या कहते हैं हेड्स की बात की जाए, जो मुखिया हैं, तो अगर इसमें बात किया जाए तो यूरेशियन ग्रुप जो है, खास करके यूरोप और एशिया को मिलाकर, जैसे कि रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ, और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो भी, वो भी पहुंचेंगे और उनको होस्ट करेंगे कजाक के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट टोकायेव, ठीक है, इस समिट में। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी जो है अस्ताना के लिए पहुंच चुके हैं, ठीक है, और एक बाइलेटरल मीटिंग भी वहां पर करेंगे। दूसरी चीज, ईरान के प्रेसिडेंट नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए क्योंकि अभी ईरान में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, वो उसके मध्य में है, इलेक्शंस हो रहे हैं अभी। आपको पता ही है कि ईरान के
प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो उसी के बाद जो है वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। अब इस जब मिस्टर जयशंकर अस्ताना पहुंचते हैं, कजाक पहुंचते हैं, तो वहाँ के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से वो बातचीत करते हैं और एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है डिस्कशन किया और बहुत सारे इंगेजमेंट्स हुए जिसमें सेंट्रल एशिया के बहुत सारे फॉर्मेट्स की बात की गई। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। मिस्टर जयशंकर जो है वो उन अपेक्षा है कि वो थर्सडे मॉर्निंग को जो है प्लेनरी सेशन में भारत की तरफ से एड्रेस करेंगे। इस समिट में जो है जो अलग अलग देशों के लीडर्स हैं उनसे वो क्या ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं पिछले 2 डिकेड्स में उनको कहीं ना कहीं रिव्यू किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, समीक्षा होगी कि किस तरीके से काम चल रहा है और खास करके रीजनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी देखा जाएगा किस तरीके से इस समिट को खास करके इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं उनको और ज्यादा इन्हेंस किया जाए। और मिस्टर मोदी जी जो कि यहाँ पर अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये पूरा समिट अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये अभी इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है कि क्यों ये नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसका अगर दूसरा कारण देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जैसे कि चाइनीज प्रेसिडेंट या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने से बचने का एक तरीका हो सकता है, उनसे इंटरेक्शन ना हो, इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने अपनी मीटिंग कहीं ना कहीं कैंसिल कर दी हो। दूसरी चीज, वर्चुअली जो है मोदी जी जो है एड्रेस करेंगे उसको। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज अस्ताना डिक्लेरेशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अस्ताना डिक्लेरेशन में क्या होगा कि ये स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन एससीओ कंट्रीज एंड इकोनॉमिक इश्यूज, खास करके जो एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं उनमें जो आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, कनेक्टिविटी हैं और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है और क्षेत्रीय विकास की जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की बात की जाएगी, उन फोकस उन्हीं पर होगा। और एससीओ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो मई में हुई थी उसमें जो एमईए सेक्रेटरी हैं दम्मू रवि, उन्होंने प्रमोट किया कि हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ चाबहार पोर्ट, मतलब चाबहार पोर्ट का मैक्सिमम यूज करने की बात की जा रही है। और खास करके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करता है भारत और सेंट्रल एशिया को और रसिया वाया ईरान, मतलब कि पूरे सेंट्रल एशिया को रसिया से कनेक्ट करते हुए वो ईरान के रास्ते जो है भारत से भी कनेक्ट करता है। और अगर बात करें इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो कि इंस्टॉल कर दिया गया है इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, मतलब इस समय इसराइल और गाजा में जो बहुत महत्वपूर्ण एक बहुत ही भयावह घटनाएं घट रही हैं, वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो है इनको इंस्टॉल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिस्टर शरीफ जो है वो भी कासिम पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जहां पर लैंडलॉक सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन रास्तों की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भी एक दूसरी बात है, हालांकि उनका डिस्कशन वहां आवश्यक नहीं होगा। और अगर हम एससीओ का अपना इतिहास देखें भारत और पाकिस्तान के संबंध में तो 2017 में एससीओ के मेंबर्स बन गए भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और उनके लीडर्स जो हैं वो हाई लेवल मीटिंग्स जैसे कि टेररिज्म और ट्रांजिट ट्रेड इत्यादि पर जो भी मीटिंग्स होनी है, जो भी समझौते होने हैं उन पर बातचीत करने में कहीं ना कहीं कतराते रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा हो गया आपका एससीओ का। अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका जो क्रिएशन मतलब इसको बनाए जाने का जो अनाउंसमेंट है वो 15 जून 2001 को संघाई में किया गया था, इसीलिए तो इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ा। और खास करके रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज रिपब्लिक और रशियन फेडरेशन के द्वारा तथा रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, इन मूलतः इन देशों के द्वारा जो है यह घोषणा की गई कि हम एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं और ये संघाई 5 मैकेनिज्म को प्रोसीड करता हुआ आगे बढ़ा।
अब द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, वो चार्टर जो है वो साइन किया गया सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग के दौरान। अब अगर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाए, उनकी जो भाषाएं हैं तो वो रशियन है और चाइनीज है, ठीक है। और इनकी जो मेंबर कंट्री हैं, तो 8 मेंबर स्टेट हैं इसमें। अगर इनकी बात की जाए तो इंडिया है, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन एंड द रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान एंड द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान और बेलारूस जो है, अभी बेलारूस को हाल ही में शामिल कर लिया गया है एससीओ में। हालांकि इससे पहले क्या था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, बेलारूस और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया, ये जितने भी देश हैं ये ऑब्जर्वर स्टेट में थे, मतलब ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल किए गए थे एससीओ में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 डायलॉग क्वार्टर हैं, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो अजरबैजान है, अर्मेनिया है, किंगडम ऑफ कंबोडिया, ठीक है, नेपाल है, टर्की है और श्रीलंका है, ठीक है। ये सारे जो देश हैं ये 6 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो ये पूरा मुद्दा आपका हो गया एससीओ के बारे में। अब अगला आर्टिकल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हैं, उन्होंने कहा कि ये जो न्यायपालिका है भारत में, सुप्रीम कोर्ट, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें और चाहे आप हाई कोर्ट की बात कर लें, ठीक है, ये जो न्यायपालिका है भारत में, जो न्याय देने वाले कोर्ट्स हैं, ये किसी व्यक्ति के अथॉरिटी में नहीं आते हैं। मतलब इनको इन जो ये जिसके अंडर में काम करते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि जो न्यायपालिका है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, तो अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है न्यायपालिका की होती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, भारत का जो संविधान है उसके प्रति जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, वहां पर अगर सुप्रीमेसी की बात करेंगे तो सुप्रीमेसी किसकी चलेगी, सुप्रीमेसी चलेगी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो भारत में अगर सर्वोच्चता की बात करेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है संविधान, ठीक है। और उनसे भी अगर संविधान को बनाया किसने है, तो जनता ने बनाया है। तो अगर बात करेंगे जनता की, तो जनता भी एक प्रकार से संविधान बनाने वाली है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा में जो सांसद होते हैं उनको जनता डायरेक्टली चुनती है। तो इसी तरीके से जो हमारी कोर्ट है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो उत्तरदायी होगी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बेसिक फीचर्स क्या होते हैं इसके, इसकी मूलभूत जो विशेषताएं क्या हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि जो लिखा हुआ और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हालांकि भारत के संबंध में ये ठीक नहीं है, भारत का संविधान लिखा हुआ तो है लेकिन रिजिड नहीं है। भारत का जो संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है, ठीक है, कठोर तथा लचीले का मिश्रण, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान है संविधान में जिनको संशोधित करना बहुत आसान है और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका संशोधन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए लचीले और कठोर का मिश्रण कहा जाता है। दूसरा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ, ये भी सही है। भारत में जो संवैधानिक कानून है, जो भारत में संविधान के प्रावधान है वो अलग है, और भारत में जो आईपीसी, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब बदल दिया गया है, अब आईपीसी हो गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी हो गया बीएनएसएस, बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो हो गया भारतीय साक्ष्य, ठीक है। तो ये सारे कानून अलग होते हैं, संविधान अलग होता है। पार्लियामेंट इटसेल्फ वाज क्रिएटेड एंड फंक्शनिंग विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संसद है वो बनाई भी जाती है और काम भी करती है संविधान के अनुसार। देयर मस्ट बी सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू लुक आफ्टर द लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को परखने के लिए, जांचने के लिए एक दूसरी बॉडी होती है। तो भारत में अगर बात की जाए तो भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ऐसी बॉडीज हैं, दो ऐसी संस्थाएं हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को जांच सकती हैं, ठीक है। अगला है देयर शुड बी एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन
विच सपोर्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए संविधान में जो कि संविधान की सुप्रीमेसी प्रूव करता हो। और भारत में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो संविधान की सुप्रीमेसी प्रूव करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 50 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट के उपचार का अधिकार जो है वो भी ये बात करता है कि संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है। और आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि संवैधानिक विधियां जो हैं वो सामान्य विधियों के ऊपर होती हैं, ठीक है। अब अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल है पोलियो से संबंधित, ठीक है। तो इसमें पोलियो एरेडिकेशन की बात की गई है कि किस तरीके से पोलियो के वैक्सीन ने पूरी दुनिया भर में पोलियो को समाप्त करने का, पोलियो के एरेडिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। 1948 के तकरीबन एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जॉन एफ एंडर्स और थॉमस वेलर और फ्रेडरिक रॉबिन्स, वो एक ऐसी विधि प्राप्त करने के पूरे एक्सपेरिमेंट में थे कि वो वायरस को जो है सेल कल्चर में ग्रो करा सके, ठीक है, वायरस को वो सेल कल्चर में ग्रो करा सके। अच्छा, वायरस को अगर सेल कल्चर में ग्रो करा पाएंगे तो उनके खिलाफ इम्यूनिटी जो है डेवलप की जा सकती है, ठीक है। अगर हमको ये पता हो कि वायरस किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं तो उनको समाप्त करने का भी तरीका हमको पता लग जाएगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। तो एक एक्सपेरिमेंट, बहुत कंटिन्यूसली एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि मतलब जो ह्यूमंस होते हैं उनके मसल में और उनके स्किन सेल्स में वो वायरस को ग्रो कराने का पूरा टेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये बहुत मुश्किल हुआ। हालांकि थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बहुत समय बाद उनको पता चला कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सफल रहा, ठीक है। हालांकि ये भी है कि उन्होंने पोलियो वायरस को नॉन नर्व सेल में ग्रो कराने में सफलता प्राप्त की, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब अगर इन मिड 20th सेंचुरी की बात करें तो रिसर्चर्स जो थे, जो शोधकर्ता थे, वो ऐसा मानते थे कि पोलियो वायरस जो है केवल कल्चर ऑफ नर्व सेल्स, मतलब नर्व सेल में ही उसको कल्चर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये बात उनकी गलत साबित हुई और दिस misconception was propagated by their inability to infect rhesus macaques by the oral route, मतलब कि कहीं ना कहीं जो वायरस से इन्फेक्ट कराने की बात है वो उनकी इनएबिलिटी प्रूव कर रही थी कि वो अभी इस एक्सपेरिमेंट में सफल नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसा उन्होंने मान लिया कि पोलियो वायरस जो है वो केवल नर्व सेल में ग्रो कराया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है जो पोलियो वायरस होता है, जब वो पोलियो किसी को हो जाता है तो उसकी जो नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल्स है, उन्हीं को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा मामला, उनको लगा कहीं और इसको ग्रो ही नहीं करा जा सकता, और बाद में क्या हुआ, बाद में उसको ग्रो कराने में सफलता हासिल हुई और परिणाम स्वरूप ये निकला कि अभी आज आज की बात अगर की जाए तो आज के जमाने में इस समय पोलियो बहुत बड़ा कोई रोग नहीं है। पोलियो की वैक्सीन, ओरल वैक्सीन जो है वो बहुत कारगर साबित हुई, और दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया, ठीक है। चलिए समझते हैं। लेट 1949 के करीब में क्या हुआ, एंडर्स जो थे, जो कि एक शोधकर्ता थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक एंडर्स रिसीव्ड अ लेटर रिक्वेस्टिंग द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द प्रोसीजर ऑफ स्टीम परफेक्टेड टू ग्रो द पोलियो वायरस इन कल्चर, ठीक है। मतलब पोलियो वायरस को कल्चर में डेवलप करने का उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो काफी सफल रहा। तो उसमें आप ये भी समझिएगा, इन्हीं की मदद से बाद में क्या हुआ, जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक ने एक टीके की खोज की, जोनास साल्क, जिसको ओरल टीका बोलते हैं, ओरल वैक्सीन बोलते हैं। और इसी ओरल वैक्सीन की खोज के परिणाम स्वरूप जो है आप देखते हैं आगे कि पूरी दुनिया भर में पोलियो को किस तरीके से इरेडिकेट किया गया, ठीक है। तो साल्क मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन फॉर पोलियो, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई कि जो साल्क थे उन्होंने वैक्सीन सबसे पहले कोई सफलतापूर्वक पोलियो की वैक्सीन खोजी। ही ग्रीव द वायरस यूजिंग द मेथड एंडर्स एंड हिज टीम हैड डेवलप्ड, उन्होंने उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिस तरीके से एंडर्स ने अपने सेल कल्चर में वायरस को जो है डेवलप किया था, ठीक है। उसमें खास करके ट्रीटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एंड इंजेक्टेड इट इनटू हिज टेस्ट सब्जेक्ट, मतलब जो भी उनके पास टेस्ट सब्जेक्ट थे उनको उसी में इंजेक्ट किया
और बाद में उन्होंने अपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सफलता पाई और उससे क्या हुआ, इट जनरेटेड सिस्टमेटिक इम्यूनिटी। मतलब जब कमजोर वायरस के खिलाफ आप अपनी इम्यूनिटी को टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कमजोर वायरस के खिलाफ आपका जो प्रतिरोधी तंत्र है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो बहुत अच्छे से कारगर साबित होता है। ठीक है, द इम्यून सिस्टम हैज टू मेन पार्ट। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें दो मेन पार्ट होता है, एक द सिस्टेमिक एंड द म्यूकोसल। द सिस्टेमिक कंपोनेंट इंक्लूड द ब्लड, द ब्रेन एंड ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम। मतलब कि जो सिस्टेमिक कंपोनेंट होता है उसमें ब्लड होता है, मस्तिष्क होता है और अन्य सारे ऑर्गन। द म्यूकोसल कंपोनेंट इंक्लूड द इनर इनिंग्स ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो म्यूकोसल सिस्टम होता है इसमें क्या क्या शामिल किया गया, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर ये सिस्टम है तो इसके अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर भी अंदर की जो लेयर्स है उस पर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, तो जो म्यूकोसल कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड द आईज। These regions lined with mucous membranes that provide an additional लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में एक HCl बनता है। ठीक है, ये HCl बहुत खतरनाक एसिड होता है। तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब इतना खतरनाक एसिड है जो कि एक ब्लेड को गला सकता है, तो हमारे शरीर के अंदर ही पाया जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर की जो ये पाचन तंत्र है वो क्यों नहीं गलता। तो ये जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होती हैं, म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, यही हेल्प करती हैं जिससे हम HCl हमारे शरीर में बनता है और हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो उसको क्या सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो इसमें भी वही बात की गई है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे जो आंख का सिस्टम है उसको जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये पूरा मामला है। साल्क मेड हिज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको हम IPV बोलते हैं। ठीक है, Albert Sabin developed another vaccine that contained live polio strains weakened by the growing them serially in macaque cells। इसमें एक तो जोनास साल्क ने वैक्सीन डेवलप की, दूसरा उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था अल्बर्ट सेविन। उन्होंने भी पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया, हालांकि उनके डेवलप करने का तरीका थोड़ा दूसरा था। उन्होंने लाइव पोलियो स्ट्रेन्स का यूज किया, मतलब कमजोर वायरस का इस्तेमाल किया और उससे जो है उन्होंने ऐसे वायरस को डेवलप किया, मेकिंग देम अनफिट फॉर ह्यूमन इन्फेक्शन। मतलब इतने कमजोर वायरस जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि सेविन का जो वैक्सीन था उसमें लाइव वायरस पार्टिकल से, मतलब जीवित वायरस पार्टिकल्स थे, इट हैड टू रिलाई ऑन इट्स नेचुरल मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड वाज देयर फॉर एडमिनिस्टर्ड ओरली। ठीक है, दिस वाज द ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको हम बोलते हैं OPV। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा मामला हो गया। इसमें आप जोनास साल्क और सेविन वैक्सीन की बात कर सकते हैं, इनका पूरी दुनिया भर में बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, जब ये पूछा गया कि उन्होंने इस वैक्सीन की पेटेंट क्यों नहीं हासिल किए, तो उन्होंने कहा, साल्क ने बहुत फेमस जवाब दिया, वेल द पीपुल, आई वुड से देयर इज नो पेटेंट। किसी प्रकार का पेटेंट नहीं होता है। कुड यू पेटेंट द सन, क्या आप सूरज को पेटेंट कर सकते हैं, उस पर पेटेंट हासिल कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं। तो दुनिया भर में जो कल्याणकारी चीजें बनाई जाती हैं, जो वायरसेस के वैक्सीन बनाए जाते हैं, उन पर पेटेंट हासिल करना ठीक नहीं है। ठीक है, इससे दुनिया भर में जो कल्याणकारी चीजें हैं उन पर रोक लग सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।